मैं सिर्फ 16 साल की थी और गलियों में अपने ही उम्र के बच्चों के साथ खेलती थी। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत तंग थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी करके मुझे इटली भेज दिया। मेरे पति ने मुझे वहाँ एक इटालियन को बेच दिया। वह लोग मुझे कोठी पर ले गए और वहाँ पर मेरा सौदा कर दिया। लेकिन मैं खुद किस्मत थी कि मैं वहाँ से भाग निकली। इटली में मुझे एक हिंदुस्तानी आदमी मिला। वह मुझे अपने घर ले गया और अपने घर में मुझे पनाह दी और एक दिन उसने मुझसे शादी भी कर ली। लेकिन शादी के बाद वह मुझे जिस जगह पर ले गया उस जगह को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वह जगह तो मेरा नाम सीमा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे शुरू से ही गली के बच्चों के साथ खेलने का बहुत शौक था। मेरा कोई अपना सगा भाई बहन नहीं था, इसीलिए मेरा दिल घर पर कम ही लगता था, क्योंकि मेरी माँ का ध्यान मुझ पर कम था। मगर मुझे किसी भी चीज़ की कोई चिंता न होती थी। मैं दोपहर से शाम ढले तक गली के आवारा बच्चों के साथ खेलने में समय गुजार देती थी। चिलचिलाती धूप में नंगे पांव गलियों में घूमती फिरती रहती थी। उन्हीं गलियों में दौड़ते भागते मेरे कद के साथ मेरी उम्र भी बढ़ने लगी थी और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। मैं अभी बचपन में ही जी रही थी। हालांकि बचपन से निकलकर लड़कपन में कदम रख दिया था, लेकिन अभी मेरा बचपना मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और 17 साल में कदम रख दिया था। मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी मुझे ऊंचे होने लगे थे, लेकिन मेरी लापरवाही वैसे की वैसी ही थी। ना मुझे अपने कपड़ों का होश रहता और ना इस बात की परवाह था कि उन लड़कों के साथ खेल कूद न करना सही नहीं है। मेरी माँ मेरी मुझसे बहुत तंग थी। वह मुझे हर तरह से समझा कर थक चुकी थी। प्यार से, गुस्से से, मार कर हर तरीका उन्होंने आजमा लिया, लेकिन मेरे कान पर जू नहीं रेंगती थी। जब माँ मुझे गुस्सा करती उस समय चुपचाप अपनी माँ का गुस्सा सहती रहती, लेकिन जैसे ही माँ का गुस्सा कम होता मैं आंख बचाकर फिर से बाहर भाग जाती और वही मेरी शरारतें होती थी। वही गली मोहल्ले के मेरे आवारा दोस्त होते थे। खेलते खेलते जब शाम हो जाती है तो मेरी माँ मुझे ढूंढते ढूंढते गली में आ जाती, क्योंकि मैं उन्हें धोखा देकर आई थी। उन्हें लगता था कि मैं कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन जब उन्हें पता लगता कि मैं कमरे में नहीं हूँ, अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल चुकी हूँ, तो वह मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी और मेरा कान पकड़कर मुझे घर के अंदर ले जाती थी। मेरी लापरवाही से बहुत तंग आ चुकी थी। मुझे बार बार समझाती थी कि शर्म कर सीमा, कितना ऊंचा लंबा कद निकल लिया है, फिर भी तेरी अक्ल घुटनों में ही है। कब तक तुझे समझाते आएंगी कि अब तू सयानी हो गई है घर बैठकर और इतना ही तुझे शौक है खेलने कूदने का, तो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ खेल कर यह क्या है कि तू गली के आवारा बच्चों के साथ कभी क्रिकेट खेल रही है तो कभी उनके पीछे भाग दौड़ कर रही है। लेकिन माँ की डांट का असर मुझ पर ना पहले कभी हुआ था और ना ही होने वाला था। अब जब भी मेरा मन होता दोपहर को खेलने के लिए निकल जाती। कभी बैट बॉल, कभी फुटबॉल, कभी पकड़म पकड़ाई। मैं लड़कों के साथ ही खेला करती थी, लेकिन अब मेरे साथ खेलने वाले लड़कों की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। वह खेल के दौरान मेरे साथ उल्टी सीधी छेड़खानी कर जाते थे, जिस पर मैं बदहवास और परेशान हो जाती थी और जल्दी से घबराकर घर वापस आ जाती। कुछ देर के लिए तो मुझे यह सब हरकतें लोगों की बुरी लगती थी। मैं सोचने लगती कि अब मैं उन लोगों के साथ नहीं खेलूंगी, लेकिन अगले ही दिन फिर से गली का कोई लड़का मुझे बुलाने आ जाता और मैं फिर से उनके साथ गली में खेलने के लिए चली जाती। एक बार मैं सड़क पर खेल रही थी जब एक टैक्सी हमारे घर के सामने खड़ी हुई थी। उसमें से एक औरत और एक आदमी बाहर निकले थे। उनके साथ एक 24-25 साल का लड़का भी था, जो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने पहले कभी नहीं देखा था और ना ही मैं उन्हें जानती थी, इसीलिए मिट्टी से सने हाथ और पैर उनके पास चली आई। इस वक्त मेरा हुलिया बहुत ख़राब था। मेरे कपड़ों पर भी मिट्टी लगी हुई थी और मेरा टॉप जो कंधे से मेरे एक दोस्त ने खींचकर फाड़ दिया था, वो अब कंधे से नीचे लटक रहा था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इस बात की। उस लड़के ने मेरे ऊपर एक ही नापसंदीदा सी नज़र डालकर फौरन से हटा ली। वह औरत भी मुझे नाक बहुत चढ़ाई हुई सर से पांव तक देखने लगी। तीनों लोग ही अपने पहनावे से बड़े अमीर लग रहे थे। उस आदमी ने टैक्सी ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। वह टैक्सी ड्राइवर टैक्सी की डिक्की खोली और टैक्सी निकालने लगा। मैंने यह देखकर हैरत से कहा कि कौन है आप लोग और मेरे घर किससे मिलना है। मेरी बात सुनकर उस साथ आए आदमी ने मेरे पापा का नाम लिया। कहने लगा मुझे महेश जी से मिलना है। मैंने कहा पापा तो इस वक्त अपने काम पर होते हैं।
मेरे मुंह से पापा शायद सुनकर उन्हें विश्वास नहीं आया था कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था। खैर, मैं घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी माँ ने ही दरवाज़ा खोला था और बड़े ही गुस्से से खोला था। मैं जानती थी कि दरवाजे पर मैं ही होगी। इससे पहले कि मेरी माँ की डांट फटकार मुझ पर शुरू हो जाती, सामने मेहमानों को देखकर मेरी माँ एकदम से रुक गई थी। शायद वह उन्हें जानती थी। मेरी माँ मुझे नज़रों से ही नज़रों में डांटा था और घर के अंदर जाने का इशारा किया था। मैं चुपचाप अंदर चली गई। वह लोग इटली से आए थे। वह अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे। अभी कुछ साल पहले ही इटली में शिफ्ट हुए थे। माँ बताती थी जब वह लोग हिंदुस्तान में थे तो वह भी हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन इटली में जाते ही उनकी तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। उनके पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ हो गया था। उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिन मुझे मजबूरन घर पर ही बैठना पड़ा। माँ उन लोगों की मौजूदगी में मुझे घर से निकलने नहीं दिया था। मजबूरन मुझे उन लोगों के सामने खाना नाश्ता भी रखना पड़ता था। मिलने चले गए थे। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि खैर, कैद में रहते रहते तो मेरा दम घुटने लगा था। मेरा दिल मचलता कि मैं गली में चली जाऊं और बाहर खेलते बच्चों के साथ खेला करूं, लेकिन अम्मा की कहर बरसती नज़रों के आगे सहम जाती और मजबूरन घर में रहती थी। लेकिन आज जब वह लोग नहीं थे तो मुझे जैसे कि आज़ादी ही मिल गई थी। दोपहर को सोने के लिए जैसे ही अम्मा अपने कमरे में गई, मैं जल्दी से दबे पांव घर से निकल गई। मुझे देखकर गली के वह आवारा लड़के बड़े खुश हो गए थे। अभी एक ही घंटा उनके साथ खेलते हुए गुजरा था कि जब एक लड़के ने बताया कि मेरे पापा 3D गेम लाए हैं जो टीवी पर खेला जाता है। मुझे भी वह गेम देखना था और खेलने का बहुत शौक हुआ था कि मैं भी और लड़कों के साथ उस लड़के के घर चली गई। लेकिन जब मैं उनके घर में दाखिल हुई तो उनका घर और उनका ड्राइंग रूम बिल्कुल भी खाली था। उस लड़के की माँ घर पर नहीं थी और ना ही उनकी बहनें घर में थी। इस वक्त घर में कोई भी नहीं था। पूरा घर संसार पड़ा था। मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह कहने लगा कि किसी रिश्तेदार से मिलने गए हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा सहम गई। मैं वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन वह कहने लगा कि अरे रुको सही सीमा, कम से कम 3D गेम तो देख कर जाओ। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं पीछे हटने लगी। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। मुझे पीछे से हटते ही हंसते हुए एक दूसरे लड़के से टकराई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वह बिल्कुल भी मेरे पीछे खड़ा था। मैं पीछे पलटी तो वह लड़का मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। यह तीनों लड़के थे। पहली बार इस बात का एहसास हुआ था कि मुझे अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वापस जाने लगी तो उस लड़के ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे कमरे में ले जाने लगा। मैं उसे अपना बाजू छुड़ाने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है। लेकिन वह नहीं माना। मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया और बहुत जगह उसने और उसके दोस्त ने मौजूद थे। सोचा अपना हाथ छुड़ा लूँ, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। मैं अकेली थी, वह 3 लड़के थे। मेरी उम्र 17 साल थी और वह उम्र में 18-19 साल के थे। वह लड़का मेरी इज्जत को बर्बाद करके जा चुका था। कमरे के बाहर चला गया। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके थे। अब मुझ में इतनी भी हिम्मत न थी कि मैं खुद से चल फिर सकती। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तीनों लड़के मुझे डराते धमकाने लगे कि अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा तो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हम तुम्हें बदनाम झूठा साबित कर देंगे। अपने बेजान शरीर के साथ मर मर के कदमों से बाहर निकली। पूरी गली में सन्नाटा था। मैं अपने घर के खुले दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही मेरी माँ खड़ी थी। मेरी बिखरी हुई हालत देखकर उनके चेहरे की रंगत थोड़ी सी वह फीकी पड़ गई थी। तेजी से भागती हुई मेरी तरफ आई और मेरे पास आए। मेरे बहते हुए आंसू देखकर मुझसे पूछने लगी कि सीमा क्या हुआ है। लेकिन मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे कि मैं उन्हें अपनी बर्बादी का दास्तान सुनाती। मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। माँ की बात ना मानने का नतीजा जो मैं भुगत चुकी थी। काश बात दिमाग की पहले बिठा लेती तो आज मेरी इज्जत मेरे पास होती। लेकिन मैंने अपनी मनमानी की थी और अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। अगले ही पल उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझे कमरे में ले गई। मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर मेरी माँ चीखें करने लगी, अपना सर पीट पीट कर रोने लगी। और साथ ही तूने ये क्या कर लिया सीमा? साथ ही वह मुझे कोसने जा रही थी। कहने लगे कि तुझे इतना मना करती थी कि मत जाया कर बाहर घूमने, मासूम है, नादान है।
लोग तेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेंगे। आज का ज़माना बहुत ख़राब है। ऐसा ज़माना नहीं है कि जवान लड़की बाहर निकलकर लड़कों के साथ खेले, वह भी गले के आवारा लड़कों के साथ। लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। तेरे बाप के आगे यह पता चल गया तो वह मुझे जान से मार डालेगा। मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकी, गुमसुम होकर सब कुछ सुनती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस समय मुझे ज़िंदगी का यह कड़वी हकीकत भी दिखाएगी। बचपन साथ गुजरने वाले मेरे साथ घिनौना खेल भी कर जाएंगे। मैं यह बचपन से ही उन लड़कों के साथ खेलती आ रही थी, इसीलिए मैं उन पर पूरा पूरा विश्वास करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन लड़कों के अंदर भी एक भेड़िया छुपा हुआ है, जो मौके देखते ही मुझे नोच डालेंगे। मेरी माँ मेरी फूटी किस्मत पर रो रही थी कि तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछे, मुझसे बोले कि खबरदार, जो तूने यह बात अपनी जुबान पर लाए, किसी से भी कुछ मत कहना। यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर निकल गई और मैं अपनी गलती पर अपनी माँ की बात मानने का नतीजा पछता रही थी। उतना ही कम था, लेकिन मेरी आजमाइश है यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। 2 दिन तक मैं बुखार में पड़ी रही। मुझे अब अपने आप से भी नफरत होने लगी थी। हर वक्त मैं रोती रहती थी। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पापा भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें यही लगता था कि मुझे बुखार है तो कभी मेरे लिए फल लाते तो कभी कूट काट कर मुझे खिला देते थे। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा था कि मैं क्यों अपनी माँ की बात को नहीं माना। मैंने इतना गैर जरूरी समझा था। पापा के दोस्त तब तक यहीं पर थे। जब कुछ ठीक हुई तो वह घर के काम काज में माँ का हाथ बटाने लगी थी। उन्हीं दिनों पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। मेरे पापा कहने लगे कि अभी तो सीमा बहुत छोटी है, अभी हम इसकी शादी नहीं कर सकते। अभी इसकी उम्र ही क्या है, 17 साल में कदम रखा है। इसके लिए पापा के दोस्त कहने लगे कि अभी मंगनी कर लेते हैं, बाद में इसकी शादी कर लेंगे। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पापा को राजी कर लिया कि अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, मंगनी की कोई अहमियत नहीं होती। आज ये लोग मंगनी करके कर ले और हमारी बेटी उनके लड़के के नाम पर बैठी रहे, और कल उनके लड़के को कोई और लड़की पसंद आ जाए और ये रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि मंगनी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि जो कुछ करना है अभी के अभी कर देते हैं। चट मंगनी पट बिया। जब यह बात मैंने सुनी तो मैं बहुत रोई थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने तो अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी कभी सीरियस नहीं लिया था। हर बात मौज मस्ती करती रहती थी। 9th क्लास पास करके अब 10th क्लास में एडमिशन लेने वाली थी कि यह कांड मेरे साथ हो गया था। मैं रो रो कर अपनी माँ से कहा कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं आप लोगों के साथ रहना है। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, अगर इस बात की जानकारी मोहल्ले में किसी को भी हो गई तो तुम बदनाम हो जाओगी, फिर कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप खामोशी से विदा होकर अपनी ससुराल चली जाओ। और खबरदार, जो यह बात अपने मुंह से निकाली, यह हादसा समझकर भूल जाना और अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ाना। एक बार अपनी माँ की बात ना मानकर मैं बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी थी, इसीलिए अब मैं और कोई गलती नहीं करना चाहती थी। माँ के समझाने पर मैं भी खामोश हो गई थी। खैर, मेरी शादी बहुत ही सादगी से पापा के दोस्त के बेटे से हो गई। उसका नाम जगत था। मेरे पापा मेरी शादी और दहेज के लिए जो भी पैसे रखे थे वह सब अपने दोस्त के हाथ में दे दिए। कहने लगे कि ले जाकर मेरी बेटी को जो जो पसंद करे उसे खरीद कर दे देना। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसके अगले ही दिन मेरी विदाई हो गई थी। रात की फ्लाइट से हम लोग इटली के लिए रवाना हो गए थे। मेरे लिए यह माहौल बहुत ही अलग था। देश अजनबी था। फिर जो चोट मैं खाकर यहाँ तक पहुँची थी, मेरी सारी मस्ती और चंचलपन खत्म हो चुका था। जगत भी अपने आप में रहने वाला लड़का था। हमारे बीच वह मोहब्बत और प्यार ना था जो आमतौर पर पति पत्नी के बीच में होता है। वह पहली रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम मेरे माँ बाप को पसंद थी और उन्होंने जल्दबाजी में मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी, तो मेरी पसंद नहीं हो, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। हालांकि उसने मुझसे रिश्ता बनाया था, अपना हक वसूल किया था
और करवट लेकर सो गया था। मैंने भी सोचा था शायद समय के साथ साथ मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। जिस घर में मैं ब्याह कर आई थी एक छोटा सा फ्लैट था। हालांकि मेरे ससुर और सास मेरे घर वालों के सामने यही कहते थे कि उनका एक बड़ा सा बंगला है और वह लोग बहुत ही अमीर है, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला था। मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन जगत मुझसे कहने लगा कि तुम शाम को तैयार रहना, तुम्हें अपने शहर की सैर करवाने के लिए लेकर जाऊंगा। आज तो जगत का मूड भी अच्छा लग रहा था। मैं भी खुश हो गई थी। मेरी सास ने मुझे खूबसूरत सा ड्रेस दिया था। कहने लगे कि अच्छे से तैयार होकर जाना। मैं भी खूब दिल लगाकर तैयार हुई थी। शाम को जगत के साथ चली गई। उसने मुझे पूरा दिन शहर की रंगीनियाँ दिखाई थी और रात का खाना खिलाने के लिए वह मुझे एक अच्छे से होटल में ले गया था। मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी भी अब सुकून में आ चुका है, लेकिन शायद मैं इतनी खुश नसीब ना थी कि खाना खिलाने के बाद जगत मुझसे कहने लगा कि इसी होटल के ऊपर के कमरे में रात का समय गुजारते हैं। मेरे दोस्त भी इसी होटल के कमरे में हैं और मुझे उनसे कुछ काम है। मैं बस 2 मिनट में उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा। मजबूरन मुझे भी उनके साथ जाना पड़ा। जगत आज बहुत ही खुश था, इतना कि उसके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर थी। मैं भी खुश थी। मैंने सोचा था कि पिछली गुजरी ज़िंदगी की सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी और करवाटों को भूलकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। जगत के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगी। इसी सोच विचार के साथ में जगत के साथ होटल के उस कमरे के बाहर खड़ी थी जहां उसका दोस्त ठहरा हुआ था। जगत ने कमरे पर दस्तक दी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने इटालियन लड़का खड़ा हुआ था। दुबला पतला सा शरीर, गहरी सांवली रंगत वाला लड़का जगत का ही हम उम्र था। मुझे उसकी बड़ी ही विभाग नज़रों से सर से पैर तक देखा था और फिर पीछे हट गया था। मैं जगत के साथ ही उस कमरे में दाखिल हुई थी। वह एक आम सा होटल था और उस कमरे में सिवाय बेड और 3 सीटर सोफे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने हमें सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद बेड पर बैठ गया। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह जगत का दोस्त था और दूसरे दोस्तों की तरह उसने मिला क्यों नहीं था, बल्कि उसने अजनबी की तरह बात कर रहा था कि जगत उसको देखकर खुश था और ना ही वह लड़का जगत को देखकर खुश था कि जैसे पुराने दोस्त आपस में गले मिलकर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। उस लड़के की तेज नज़रें मेरे ही ऊपर जमी हुई थी। वह बस मुझे देखे ही जा रहा था। उसकी ऐसी निगाहें नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। मैं इस कदर उलझन का शिकार थी कि जगत से कह दूं कि मुझे यहाँ से वापस ले चलो। मैं पूरी की पूरी जगत के साथ लग गई थी। मैंने कुछ महीने पहले जो दर्द अपने शरीर पर सहा था, वही हवस मुझे उस लड़के की नज़रों में महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि मैं फिर से इस तकलीफ से गुजरने वाली हूँ। मेरे होश तो उस समय उड़े जब उस लड़के ने जेब से पैसे निकालकर जगत के गोद में फेंका था। ना जाने वह लड़का अपनी ज़बान में जगत से क्या कह रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरी छाती इस पर मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। जगत की आंखों में नोट देखकर चमक ऊपर आई थी। वो खड़ा हो गया। मैं भी उसके साथ खड़ी हो गई और उसे मजबूती से पकड़ लिया था। ना जाने मेरे अंदर कैसा अनजाना सा दर्द बैठा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उस इटालियन लड़के ने बड़े ही बेशर्म अंदाज में मेरा हाथ पकड़कर जगत से पीछे किया था। टूटी फूटी हिंदी में कहने लगा कि अब तुम हमारा है, हमने तुम्हारा पैसा भरा है। यह शब्द मेरे दिल में तड़पने के लिए काफ़ी थे। मैंने जगत को बड़े विश्वास से देखा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि क्योंकि जगत ने मुझे छोड़कर बाहर ही दरवाजे पे इस तरफ बढ़ चुका था। मैंने कहा, जगत तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे यह छोड़कर कैसे जा सकते हो? मेरी बात सुनकर जगत ने पलटकर मुझे देखा और बोला कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। जो भी रिश्ता था मजबूरी और ज़बरदस्ती का रिश्ता था। मैंने कभी भी तुम्हें दिल से अपनी पत्नी नहीं माना था। मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम उन पेपर पर साइन कर चुकी हो। वह मुझ पर एक आसमान गिरकर जा चुका था। मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई थी। वह मुझे धोखे से तलाक देकर पेपर पर साइन ले चुका था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? कैसे मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता था? पति था वह मेरा
और मैं पत्नी थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसे पकड़ने लगी, लेकिन उस लड़के ने मेरी कलाई बड़ी मजबूती से पकड़ी हुई थी। मैं अपनी कलाई छुड़वाने लगी। पहले तो वह मुझे रोकता रहा, लेकिन जब मैं बेकाबू होने लगी तो उसने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। मैं बेड पर जाकर गिरी थी। मेरे लिए दर्द भरी जिंदगी शुरुआत हो चुकी थी। कम था कि वह हिंदुस्तान जाते ही अपनी जान पहचान वालों से यह कहते कि यह लोग इटली में पैसा कमा चुके हैं। उन्हें अपनी बातों की जाल में फंसाकर उनकी बहन बेटियों को अपने बेटे से शादी करा दे और उनकी मिलकर उन्हें भेज दे। मेरी माँ मेरी गलती की वजह से डरी हुई थी। मेरी इज्जत बचाने के चक्कर में जल्दबाजी कर गई। मेरे बाप भी दोस्त की पवित्र रिश्ते पर बेवकूफ़ बन गया था और मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। अब मुझे अपने शरीर से ही घिनने लगी थी। मुझे अब जिसमें फरोशी का काम लिया जाने लगा था, जो मेरी रूह तो को छलनी कर देता था। बहुत ही तकलीफ भरा होता था हर रात एक नए मर्द के साथ गुजारना, खास तौर पर ऐसी लड़की के लिए जिसने घरेलू माहौल में परवरिश पाई हो। मैं खून के आंसू रोती थी। अपने उस समय को याद करती थी जब मैं छोटी थी। मेरी माँ मुझे हर समय ढूंढती रहती थी। लड़कियों का बाहर जाकर लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनी थी। अपनी हर बात पर जिद करवा कर लेती थी। इकलौती थी, इसीलिए मेरी जिद को माना भी जाता था। मेरे पापा मेरी कोई भी बात नहीं जानते थे, बल्कि मेरी माँ को ही डांट देते थे कि सीमा से कुछ मत कहा करो, मेरी बेटी नहीं बेटा है। मेरे अपने पापा के मुंह से खुद को बेटा सुन सुनकर मैं खुद को उनका बेटा ही समझना शुरू कर चुकी थी। मेरे पापा ने मुझे गुड़िया लाकर देने के बजाय मेरे हाथ में बैट बॉल लाकर दिया था। इस घर से बाहर गली में बैट बॉल खेलने लगी थी। उस समय उस लड़के भी बाहर गली में क्रिकेट खेलते थे। मुझे देखकर मेरे साथ खेलने लगे थे, तब उनके साथ खेलने लगते थे कि उनके रंग भी रंगती चली गई थी। पता नहीं चला कि मुझे एहसास तो उस समय हुआ था जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मेरे माँ बाप जल्दबाजी करने की बजाय पूरी पूछताछ करके छानबीन निकाल देते और मेरी शादी जिसके साथ कर रहे हैं वह भी असल में क्या है यह पूरी जांच पड़ताल करते तो आज मेरी यूं जिंदगी बर्बाद न होती। मैं तंग आ चुकी थी कि मैं सब कुछ कर सकती थी, लेकिन ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, इसीलिए उन लोगों ने मुझ पर विश्वास हो गया था। मैं भी एक पक्का फैसला कर लिया था कि अब वह लोग मुझे होटल के नाम पर कमरा ही बताते थे, जहाँ मेरी रात की कीमत मालिक पहले ही वसूल कर चुका होता था। लेकिन इस बार मैं वहाँ जाने की बजाय बस अड्डे पर चली गई, अपने लिए एक टिकट खरीदी और उसमें बैठ गई। बड़े से चादर से खुद को छुपा कर रखा था, अपना चेहरा भी छुपा रखा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास था कि शायद मैं अब पाप से बच जाऊँगी। बस जहाँ जाकर रुकी थी मैं वहीं पर जाकर उतर गई। पास में कई मोहल्ले थे, एक मोहल्ले में चली गई। मैंने सोचा कि किसी के घर में नौकरी कर लूँगी ताकि इज्जत से रोटी कमा कर खा सकूँ। घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक नौजवान लड़के ने खोला था। मैंने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर के सारे काम आते हैं। वो बोला ठीक है, लेकिन देखो मैं घर पर अकेला रहता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई थी। जो दर्द तकलीफ से कराही थी, कैसे किसी मर्द पर भरोसा कर सकती थी। मैं काम करने से मना कर दिया। वह लड़का कहने लगा कि मैं पूरा दिन घर से बाहर होता हूँ, बस रात को ही वापस आता हूँ। सारा दिन तुम घर पर अकेली रहा करोगी, घर के काम करके साथ साथ तुम खाना भी बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं इनकार कर दिया। उसकी गली के घर के अलग अलग दरवाज़ा बजाकर काम मांगना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। वह लड़का अपने घर के दरवाजे के बाहर हाथ बांधे हुए खड़े मुझे देख रहा था। दोपहर का समय था, हार थक कर वहाँ से वापस जाने लगी। मैं किसी दूसरे मोहल्ले में काम ढूंढ लेती हूँ कि तभी गाड़ी से वहाँ गुजरी थी, लेकिन कुछ ही दूर पर जाकर वह गाड़ी वहीं रुक गई और बैक होकर पीछे आई थी। जब उसकी शीशा किसी ने नीची किया तो उस आदमी को देखकर मेरी आत्मा ही कांप गई थी। वह तो गिरोह का ही आदमी था जिसे अड्डे पर मैं काम करती थी। शायद वह लोग मुझे ही ढूंढते थे, वे यहाँ तक पहुँच गए थे। मैं खूबसूरत थी, कम उम्र की थी। ग्राहक मुझे देखते ही पहले नज़र में ही पसंद कर लेते थे। उनके लिए तो मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वह कैसे मुझे हाथ से जाने दे सकते थे। इससे पहले कि वह लोग मुझ तक पहुँचते, वह गाड़ी में बिठाकर अपने साथ इस गंदी जगह पर ले जाते। मैं वहाँ से भागने की लगी थी। उस वक्त एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जहाँ वही नौजवान खड़ा था और मुझे ही देख रहा था।
उसने जब मुझे इस तरह से भागते हुए देखा तो मुझे अपने घर में आने के लिए कहने लगा। मैं अंदर आकर उसके घर में चली गई। मुझे यूं देखकर मुझसे पूछने लगा कि कौन है यह लोग, क्योंकि वह गाड़ी भी अभी उसी के घर के दरवाजे के पास तक पहुंच चुकी थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, भगवान के लिए मुझे बचा लो, यह लोग मुझे ज़बरदस्ती गलत काम करवाते हैं। मेरी बात सुनकर उसने मुझे घर के अंदर जाने का इशारा कर दिया और खुद घर से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं नहीं जानती थी कि उस लड़के ने उन लोगों से क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन वह लोग जा चुके थे। वह लड़का जब अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा कि आप निश्चिंत रहें, यह लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं काम कर लूँगी। मुझे यही डर था कि अगर मैं बाहर गई तो वह लोग मुझे पकड़ लेंगे। वह लड़का हिंदुस्तानी लड़का था और बहुत ही शरीफ इंसान था। दिन भर वह घर से बाहर रहता था और पूरा दिन मैं घर के अंदर काम करते रहती थी। रात को उसके आने से पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती और कमरा भी अंदर से बंद कर लेती थी। मुझे मर्दों से डर लगने लगा था, लेकिन उस लड़कों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, मुझसे बात तक भी नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। एक दिन सुबह उठी तो वह अपने काम पर नहीं गया था, अपने कमरे में कराह रहा था। मुझे लगा शायद बीमार है, इसीलिए उसके कमरे में चली गई। देखा तो बाकी बेड पर लेटकर करा रहा था। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसे दवा खिलाई। मैं उसकी बहुत सेवा करती रही। जल्दी ही वह ठीक हो गया था। कहा, सीमा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किया। कहने लगा, गलत तुम नहीं, गलत वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर तुम अपनी मर्जी से यह काम करती तब तुम मेरे काबिल नहीं थी, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की गई है, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं महसूस करता हूँ कि जैसे तुम हर वक्त रोती रहती हो। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। उसका नाम रौनक था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। शादी के बाद उसने मेरा बहुत ध्यान रखा था। कभी भी उसने मुझे मेरे अतीत का ताना नहीं दिया। एक बार मुझे अपने साथ एक घर ले गया। वहाँ जाते ही मैं बहुत घबरा गई, फिर से बेच न दे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई वहाँ बहुत से किन्नर बच्चे थे। उन्हें देखकर मेरी डर में जान निकली थी। डरो मत, मान लो किन्नर के बच्चों के पढ़ाता हूँ। असल में मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं उस गिरोह को पकड़वा चुका हूँ जो उस दिन तुम्हें पकड़ने आए थे, और जहाँ तुमने जिस फरोशी कराई जाती थी वह पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा गया है। फिर कहने लगा कि इसीलिए मैं पूरा दिन घर पर नहीं होता था। पहले मैं अपनी ड्यूटी लेता हूँ, उसके बाद इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ा लिखा कर इसे अच्छा आदमी बनाना चाहता हूँ। रौनक की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे इतना नेक संस्कारी पति मिला था। इसके अलावा वह मुझसे प्यार भी बहुत करता था और मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए था। शायद भगवान ने मुझे मेरी तकलीफ़ और दर्द का मुझसे फल दे दिया था। इतने सालों में मैं सह रही थी। अब मैं भी रौनक के साथ बच्चों को पढ़ाने लगी थी ताकि वह बच्चे गली और मोहल्लों में नाचने की बजाय इज्जत से कमाएंगे। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी की सारी तकलीफ और सारे दुर्द खत्म हो चुके हैं। मैं रौनक के साथ बहुत खुश थी। एक दिन रौनक मुझे मेरे माँ के घर ले आया। मेरी माँ और पापा रौनक के साथ मुझे देखकर हैरान हो गए। मैं रोते हुए अपनी सारी कहानी अपने माँ पापा को बताया, जिसे सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह लोग मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया। अब रौनक और मैं अपने माँ पापा के साथ ही रहने लगे थे। मेरे पति रौनक यहाँ बिजनेस करते हैं। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। हमारा 1 साल का बेटा है। मेरी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी हो गई है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।